नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कच्छ के भाचाऊ के पास तड़के भीषण सड़क हादसा, कार आइस टेम्पो की टक्कर के बाद लगी आग, 4 वाहन चपेट में आए, एक बच्चे समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत। लोनावला की भाग्यश्री जगताप बनी सादगी की मिसाल, फल बेचने वाली महिला बनी नगर सेविका, जीत के 24 घंटे बाद फिर फल की दुकान पर लौटी। पनवेल खंडेश्वर के बीच चलती लोकल में सनसनीखेज वारदात, महिला डिब्बे में जबरन घुसा आरोपी, बहस के बाद 18 वर्षीय कॉलेज छात्रा को ट्रेन से दिया धक्का। सहारनपुर में कानून को खुली चुनौती, ग्राम प्रधान के भाई पर सरेआम युवा अधिवक्ता को बेल्ट और डंडों से पीटने का आरोप, वीडियो वायरल। बिहार के मोकामा में रूह कपा देने वाला एसिड अटैक, घर लौट रही ब्यूटी पार्लर संचालिका पर सरेआम तेजाब फेंका, हालत गंभीर, पीएमसीएच रेफर। कच्छ से तड़के एक दर्दनाक दुर्घटना की खबर सामने आई है। दरअसल भाचाऊ तहसील के केसरीगढ़ रिजॉर्ट के पास एक गंभीर सड़क दुर्घटना घटी। भाचाऊ राजमार्ग पर एक कार और एक आइस टेम्पो की भीषण टक्कर के कारण दोनों वाहनों में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलते ही घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दुर्घटना के बाद पीछे से आ रही 2 ट्रेलर भी जलते हुए वाहनों से टकरा गए, जिससे स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती हुई दिखाई दी। एक कार में एक परिवार यात्रा कर रहा था और इस दुखद दुर्घटना में कार में सवार एक छोटे बच्चे और ट्रेलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तत्काल इलाज के लिए भुज के अस्पताल में ले जाया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर लोनावला से। महाराष्ट्र के लोनावला से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो राजनीति में सादगी और ईमानदारी की मिसाल पेश कर रही है। फल बेचकर जीवन यापन करने वाली भाग्यश्री जगताप को जनता ने नगर परिषद के चुनाव में नगर सेविका चुनकर अपना भरोसा दिया है, मगर जीत के बाद भी भाग्यश्री का अंदाज नहीं बदला। चुनाव परिणाम के महज 24 घंटे के भीतर वो फिर अपनी फल की दुकान पर नजर आई। भाग्यश्री का कहना है कि जिस काम ने उन्हें 10 साल तक रोजगार दिया, उसे वो कभी नहीं छोड़ेंगी। नगर सेविका के रूप में भी वो जनता की सेवा पूरी ईमानदारी से करती रहेंगी। नगर सेविका के हाथों फल खरीदते देख लोग हैरान भी हुए और खुश भी। ये तस्वीर बताती है कि लोकतंत्र आज भी मेहनत, सादगी और जनता से जुड़े रहने वालों को स्वीकार करता है। नगर सेवक बनने के बाद भाग्यश्री जगताप को जानने पहचानने वाले लोग लगातार उन्हें बधाइयां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फोन पर शुभकामनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्त, रिश्तेदार, स्थानीय नागरिक उनके इस सफर की सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग उनकी मेहनत और सादगी को इस जीत की असली वजह बता रहे हैं। भाग्यश्री भी सभी का धन्यवाद करती हुई जनता के भरोसे पर खरा उतरने की बात कहती हुई दिखाई दी। 11 दिसंबर के दिन मुंबई के करीब पनवेल और खंडेश्वर रेलवे स्टेशन के बीच चलती लोकल ट्रेन में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की ओर जाने वाले लोकल के महिला डिब्बे में शेख अख्तर नवाज नाम का व्यक्ति एक तो जबरन चढ़ गया। महिलाओं के विरोध और नीचे उतरने के कहने के बावजूद भी आरोपी ने बहस शुरू कर दी और वो नीचे नहीं उतरा। बहस बढ़ने पर आरोपी ने गुस्से में एक 18 साल की कॉलेज छात्रा को पीछे से धक्का देकर चलती ट्रेन से नीचे गिरा दिया। युवती सीधे पटरी पर गिरी, जिससे उसके सिर, कमर और हाथ पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भागने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा था, मगर यात्रियों की सतर्कता से उसे खंडेश्वर स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया। पनवेल रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं शुरुआती जांच में उसके मानसिक संतुलन को लेकर भी सवाल सामने आए हैं और ये भी पता चल रहा है कि संबंधित आरोपी के परिवार में कोई भी नहीं है और वो इसी तरह से अकेला घूमता रहता है। फिलहाल पुलिस संबंधित आरोपी को लेकर इस मामले में और गहराई से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। इस वारदात में एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि संबंधित 50 वर्षीय आरोपी महिला डिब्बे लोकल ट्रेन के गेट पर अकेला खड़ा नजर आ रहा है और इस व्यक्ति के महिला डिब्बे में आने को लेकर महिलाओं का जो शोर है, विरोध है, वो भी साफ नजर आ रहा था। फिलहाल इस घटना को सुनकर, इसकी तस्वीरें सामने आने पर हर कोई चौंक गया है। खबर सहारनपुर से। जिस कानून के सहारे आम आदमी की न्याय की उम्मीद लगाई जाती है, उसी कानून के सिपाही जब सरेआम सड़क पर पिट जाएं
तो समझ लीजिए व्यवस्था कितनी खोखली हो चुकी है। तितरो थाना क्षेत्र के आसवगढ़ गांव में कानून को ठेंगा दिखाती दबंगई की ये तस्वीर हर सभ्य समाज को झकझोर देने वाली है। ग्राम प्रधान के भाई और उसके साथियों ने बीच सड़क एक युवा अधिवक्ता को रोककर बेल्ट और डंडों से बेरहमी से पीटा। ये पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। पीड़ित अधिवक्ता रिहान सहारनपुर दीवानी न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के चैम्बर में प्रैक्टिस करते हैं और घटना के वक्त अपने ससुराल गांव जा रहे थे। तितरो पापड़ी मार्ग पर दबंगों ने जानबूझकर वाहन खड़ा कर रास्ता रोका। जैसे ही अधिवक्ता ने रास्ता देने को कहा, हमलावर भड़क गए और सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए हमला बोल दिया। सूत्रों की माने तो ग्राम प्रधान के खिलाफ चल रहे मुकदमे में रिहान दूसरे पक्ष के अधिवक्ता हैं। इसी रंजिश में उन्हें डराने, धमकाने और केस से हटाने की साजिश रची गई। खबर मोकामा से और बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बिहार के मोकामा से एक रूह कपा देने वाले मामला जो है वो सामने आया है, जहां बेखौफ अपराधियों ने महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। घटना मोकामा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां एक ब्यूटी पार्लर संचालिका पर 2 बाइक सवार अपराधियों ने सरेराह एसिड फेंक दिया, यानी तेजाब फेंक दिया। जानकारी है कि पीड़ित महिला प्रतिदिन की रोज की तरह अपना पार्लर जो है वो बंद करके घर लौट रही थी। तभी घात लगाए बैठे बाइक सवार 2 युवकों ने उसे रोका और अचानक उसके चेहरे पर एसिड फेंककर फरार हो गए। तेजाब गिरते ही महिला दर्द से कराह उठी और चीखने चिल्लाने लगी। एसिड के प्रभाव से महिला का चेहरा और शरीर का ऊपरी हिस्सा जो है वो सीधे तौर पर फेंका गया है। स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में पीड़िता को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक महिला की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मौके पर मोकामा थाना की पुलिस पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मोकामा में हुए एसिड अटैक के मामले में पीड़ित महिला को बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर जो है वो कर दिया गया है, जबकि मोकामा थाने की पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार कर पूछताछ में फिलहाल पुलिस जो है जुट गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोकामा में ये पहला मामला सामने आया है। तो वही सब हम आए दुकान छोड़ के। क्या पता चला कितना लोग था, क्या किया? लोग बोल रहा है कि 2-3 लोग। क्या स्थिति अभी पत्नी की आपकी? अभी तो ठीक है, अभी वो ट्रीटमेंट चल रहा है। कारण कुछ पता चला कौन था? नहीं, ये सब कारण का नहीं पता चला। ये अंदर क्या बता गया, एसिड है या फिर कुछ और? अभी जांच करेगी तो ना। है तो एसिड। चेहरा कैसा है अभी के? अभी चेहरा एक साइड में पड़ा है, जला हुआ है पूरा। हाँ, झुकुड़ गया है और सर फट गया है, नाला में ठेल दिया। इससे पहले भी आपके पत्नी के साथ कुछ विवाद वगैरह की शिकायत कोई? नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम है आपकी पत्नी का? क्या नाम है? सुषमा गुप्ता। आपका क्या नाम है? मेरा ऐसे अजय नाम है, ऐसे वोटर लिस्ट में नाम है उमा शंकर प्रसाद। पत्नी कहाँ गई थी कि वे घर से बाहर गई? दुकान पर थी। दुकान काम करती है क्या? अपना दुकान है। अच्छा, ब्यूटी पार्लर का। जो बंद करके घर आ रही थी? हाँ, रिद्धि सिद्धि ब्यूटी पार्लर। तभी घटना घट गया ना जी। बीटीएससी दंत चिकित्सा पदाधिकारी अभ्यर्थियों का बिहार तकनीकी सेवा आयोग कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन दिखाई दिया, जहां 808 पद पर दंत चिकित्सा पदाधिकारी की बहाली निकाली गई थी और ऐसे में 4 महीने पहले इनकी स्क्रूटनी भी की गई थी। 4 महीने बीत जाने के बाद अभी तक इनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पाए हैं, जिसको लेकर लगातार बीटीएससी के पदाधिकारी इनको 4 महीनों से टाल मटोल किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की मांग ये है कि जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर बहाली की जाए, जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ साथ नई सरकार से अभ्यर्थियों ने मांग की है। बीटीएससी दंत चिकित्सक बहाली को लेकर लगातार जो है अभ्यर्थी जो है सड़क पर हैं। बता दें कि मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे बीटीएससी कार्यालय, बिहार तकनीकी सेवा आयोग का कार्यालय, उसके ठीक बाहर जो लोग हैं वो यहाँ पे बैनर लेकर धरने पर हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। क्या कुछ आप लोग की मांग है? क्या कुछ आप लोग की मांग है? हमारी बस 2 मांगे की जा रही है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है वो जारी किया जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूर्ण की जाए, क्योंकि पिछले 6 महीने से हम लोग को टाल मटोल किया जा रहा है। हम लोग परेशान हैं। इस ठंड में लोग 500 किलोमीटर से आज चल के आ रहे हैं अपनी मांग को पूरी करने के लिए, रखने के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारे तकनीकी आयोग के जो ऑफिशियल
हैं उनसे आज अनुरोध है कि हम लोग की बातें सुनी जाए, मांगे पूरी की जाए। कितनी संख्या है आप लोग की? देखिए जो सीटें आई हैं वो बहाली की 808 सीटें हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 808 सीटें में से जो एग्ज़ाम है वो मई में पूरी कर ली गई, लेकिन मई के बाद अभी तक हम लोग को क्यों टहलाया जा रहा है? पहले तो बोला गया इलेक्शन है तो आपकी प्रक्रिया को रोकी गई है, अब इलेक्शन भी खत्म हो गया, बाकी सारे आयोग के रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारे तकनीकी सेवा आयोग के रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? तो वहाँ के जो ऑफिशियल हैं वो एक सेटिस्फैक्ट्री हम लोग को आंसर दे कि क्यों नहीं पूरी की जा रही। अगर पूरी की जाएगी तो कब तक पूरी की जाएगी? अंदर से किसी अधिकारी से कोई बातचीत वगैरह हुई है? नहीं, फिलहाल तो कोई बातचीत नहीं हुई है सर। देखते हैं, अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई तो आगे संघ के लोग जाएंगे अंदर और बातचीत करेंगे। कब इसका बहाली कब निकाला है? मई में हुई थी सर एग्ज़ाम, और 3 महीने से स्क्रूटनी के बाद हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं, अभी तक कोई नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोग वेट कर रहे हैं, कुछ और लोग उनसे भी बात करेंगे। आप लोग स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात की, क्या कुछ बात हुई स्वास्थ्य मंत्री से? बार बार आश्वासन दिया जाता है सर कि मतलब हो जाएगा, अब हो जाएगा। बीटीएससी हम लोग कम से कम तो लगता है 6 से 7 बार आ चुके हैं, इस सप्ताह में आ जाएगा, इस सप्ताह में आ जाएगा। मतलब सितंबर से यही चल रहा है इनका कि एक सप्ताह वेट कर लीजिए, आ जाएगा। पिछले बार भी आए थे तो बोला मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 दिन में आ जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। अब बोला जा रहा है कि अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ है। अच्छा, अभी तो बोला जा रहा है डेट डिसाइड नहीं हुआ है, डेट डिसाइड होगा। 4 मंथ से इन लोग ऐसे ही बोल रहा है कि डेट डिसाइड नहीं हुआ, डेट डिसाइड नहीं हुआ है। कब तक लग रहा है कि होगा? हमें तो बिल्कुल इनके रवैयों को देख के लग नहीं रहा है कि अभी तक क्लियर हो पाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वादा किया था, स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी ने वादा किया था कि दिसंबर महीने में पूरे वैकेंसियों को पूर्ण रूप से क्लियर कर ली जाएगी, बट उनके रवैयों को देख के लग नहीं रहा है किसी भी अभी हाल फिलहाल में क्लियर होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग के जो रवैया को देखकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है, कह रहे कि उनकी जो रवैया उस रवैया से है जो हमको नहीं लग रहा कि जो बहाली है वो बहाली फुल की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जो वैकेंसी निकाला गया था वैकेंसी जो है कब फुलफिल की जाती है। इन लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर लगातार दर दर भटक रहे हैं और कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं की गई है। अप्रैल महीना में जो है एग्ज़ाम लिया गया था और उसके बाद 2 महीने के बाद रिजल्ट दिया जाता, अभी तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव था तो आचार संहिता लागू था, इसलिए कोई काम नहीं हो रहा था। अब लेकिन है बिहार में नई सरकार के गठन भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है दंत चिकित्सक जो है उनकी तक के लेकर अभी तक कोई नींद नहीं खुली है। अब देखने वाली बात होगी कि कब इन लोग का जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कब इनकी ज्वाइनिंग होती है। पटना से कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने मांझी पर हमला बोला है। उन्हीं के साथ साथ और भी कई नेताओं पर उन्होंने हमला बोला। एनडीए के अंदर इतनी बेचैनी क्यों है, ये वो कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कहीं दबाव की राजनीति तो नहीं हो रही है, कहीं राज्यसभा का कोई मसला तो नहीं है। मांझी जी ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देने की धमकी दी और मांझी जी ने अपने बेटे संतोष सुमन को भी नसीहत दी। आपका प्रवक्ता बोलता है, मांझी जी ने जो बोला है सड़क पर आएंगे, आंदोलन करेंगे। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि मैनेजमेंट से भले ही जनादेश आपने हासिल कर लिया, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को सुनती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आदेश सुनाती है। मांझी जी की जो बयान है और उनकी जो पीड़ा है, आखिर 202 सीट के बावजूद भी एनडीए के अंदर में बेचैनी की तूफान क्यों उठ रही है? कहीं दबाव की राजनीति तो नहीं, राज्यसभा का कोई मसला तो नहीं। मांझी जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की धमकी दी। बेटा जो माननीय मंत्री हैं संतोष सुमन, उनको भी नसीहत दी, तुम्हारा प्रवक्ता कुछ बोलता नहीं है, हम सड़कों पर आएंगे, जिंदाबाद करेंगे। मांझी जी आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं? 202 का आंकड़ा हाल ही तो छुए, महीना दिन में नहीं हुआ है। भले ही आपने मसानी मैनेजमेंट से जनादेश प्राप्त कर लिया हो, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को सुनता नहीं, आदेश सुनाता है। ये बात घटक दलों को याद रखनी चाहिए। अब मैं बार बार ये बात को कहता हूं कि मांझी जी सच में निर्णय लेंगे या फिर दबाव की राजनीति करेंगे? ये कौन सी पीड़ा है भाई, कैसी पीड़ा है? लेकिन एक बात याद रहे, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कोड़े बड़ा मजबूत है। अपने सहयोगियों पर जब बरसता है ना, तो सहयोगी वो उससे आ भी नहीं करता।
हाँ, पीड़ा है। 202 के बाद मैंने किसी भी सरकार में 1 महीने के अंदर इतनी बेचैनी सहयोगियों में नहीं कभी देखा है जो देखा जा रहा है। हर घटक दल चिंतित और बेचैन है। किसको कौन लीन लेगा पहले ये कहना मुश्किल है, लेकिन लीलने में हर कोई लगा हुआ है। पता नहीं कौन किसको निकलता है। एनडीए के अंदर ये तूफान किस किनारे मांझी जी की नौका जाएगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर नालंदा से। राजगीर स्थित कन्वेंशन सेंटर में 5 दिनों तक चलने वाले नालंदा साहित्य महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ किया गया। महोत्सव का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कांग्रेस सांसद शशि थरूर, साथ ही पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात नृत्यांगना सोनल मानसिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में इस तरह के साहित्यिक आयोजन का होना बहुत प्रसन्नता की बात है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में कला और साहित्य प्रेमियों का एक मंच एक साथ इकट्ठा होना, विचारों का आदान प्रदान होना इसको मजबूत करता है। नालंदा सदैव ज्ञान की भूमि रही है और नालंदा विश्वविद्यालय ने विश्व को ज्ञान की रोशनी देने का काम किया है। ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे साहित्य के माध्यम से ज्ञान और संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार होता है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर का भी बयान सामने आया है। दोनों ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको, सुनिए। देखिए, बात ये भी है कि ज्ञान तो क्लासरूम के अंदर सिर्फ नहीं है, ये तो यूनिवर्सिटी है, लेकिन यूनिवर्सिटी के भीतर भी चर्चा होनी चाहिए। और लिटरेरी साहित्य सम्मेलन जो है, लिटरेरी फेस्टिवल जो है, एक अवसर है जहां हम साहित्य और सोच चर्चा करके हम ऐसे इस परंपरा को आगे ले जाएं। तो ये बहुत अच्छी बात होगी हमारे नालंदा। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुई है। इतने सारे साहित्यकार, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी सब जमा हुए हैं यहाँ। नालंदा ज्ञान की भूमि है। नालंदा में ये आयोजन हो, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इसको एनकरेज किया जाना चाहिए। हर तरह से जितना उत्साह हम बढ़ा सकें वो हमें बढ़ाना चाहिए। तो और इससे ज्ञान का प्रचार होता है। यही हमारी संस्कृति का मुख्य आकर्षण बिंदु ही ये है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर मंत्री परिषद की ये बैठक की है। बैठक में जन कल्याण से जुड़े तमाम मुद्दे, विकास योजनाओं, साथ ही आगामी नीतिगत निर्णयों पर भी चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि आगे जो भी फैसले लिए जाएंगे उन तमाम फैसलों की भी चर्चा, योजनाओं की चर्चा और जितने भी आगे निर्णय लिए जाने वाले हैं उन तमाम मुद्दों की चर्चा इस बैठक के अंतर्गत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 23 तारीख का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक होना जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के बिहार आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। जानकारी की माने तो 23 तारीख को दोपहर 12:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था और जाहिर है उनका भव्य स्वागत जो है वहां पर किया गया। पूरे पटना महानगर को इस बाबत सजाया गया है। मिलर स्कूल परिसर में भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह जो है इसका आयोजन करने की तैयारियां की गई। इस दौरान कई राजनीतिक कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। भाजपा नेता सरावगी ने बताया कि इस ऐतिहासिक अवसर पर पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष स्वयं कार्यक्रम में शामिल होंगे। युवा नेतृत्व के उभार से पूरे देश के भाजपा कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। दिसंबर को बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन। इसे बिहार के मिट्टी के लाल युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद अपने बिहार की मिट्टी में आ रहे हैं। बिहार के लोग कब हमारे नेता आवे इसका इंतजार कर रहे थे। 23 तारीख को 12:30 बजे पटना एयरपोर्ट पर उतरेंगे। भव्य तैयारी हो रही है। पूरे पटना महानगर को सजाया जा रहा है। मिलर स्कूल के कैंपस में भव्य नागरिक अभिनंदन हम लोग करेंगे। कई कार्यक्रम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तय हो रहे हैं। एक बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन 23 तारीख को है। पूरे बिहार के लोग उत्साहित हैं। पूरे बिहार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए हैं। नौजवान हमारे राष्ट्रीय
कार्यकारी अध्यक्ष जी बने हैं, तो पूरे देश के युवा उत्साहित है। कार्यकर्ता को तो लगता है कि काम के बल पर हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो बड़ा दिन 23 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी स्वयं आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन पहली बार पटना आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर बिहार बीजेपी की ओर से भव्य तैयारी की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नितिन नवीन का रोड शो भी होने वाला है इस दौरान, और इसको लेकर खास तैयारियां की गई है। ट्रैफिक रोड भी बदले रहेंगे। बीजेपी कार्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक, सुनिए। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन पहली बार जो है दिल्ली से पटना आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए बिहार बीजेपी की तरफ से जो है भव्य तैयारी की गई है। अभी हम बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर है, आपको तस्वीर दिखा रहे होंगे। तमाम जगह देख रहे होंगे बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए गए हैं उनके स्वागत के लिए, और साथ ही साथ लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। रात में पूरी तरीके से जो है कार्यालय जो है लाइटिंग से जगमगाए रहता है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यह बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय बिरचंद पटेल पथ पर स्थित बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय है, और इसके ठीक आगे थोड़ी दूर पर जो है मिलर हाई स्कूल का ग्राउंड है। वहाँ पे भव्य स्वागत के लिए उनकी तैयारी के लिए खासा व्यवस्था की गई है। कल बिहार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का आगमन है नितिन नवीन का। बता दें कि नितिन नवीन बांकीपुर से 5 बार के विधायक रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है उनके स्वागत के लिए तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से पूरी तरीके से तैयारी की गई है। तमाम तो पोस्टरों में देख रहे होंगे किसान शान नितिन नवीन, नई सोच मजबूत संगठन, बिहार के लाल का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है बिहार किसान नितिन नवीन के साथ। जीवन कुमार जो विधान परिषद हैं सदस्य, उनके द्वारा पोस्टर लगाया गया। इसके साथ ही साथ कई पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों में आप साफ तौर पे देख रहे होंगे किस तरीके से उनके स्वागत के लिए जो पोस्टर लगाए गए हैं। बता दें कि कल जो है ट्रैफिक रूट भी जो है वो बदले रहेंगे। एयरपोर्ट से लेकर शेखपुरा मोड़ और इसके साथ साथ बेली रोड तक जो है दोपहर 12 बजे के बाद जो है आम जो गाड़ियां हैं वो गाड़ी नहीं चलेगी, वीआईपी मूवमेंट रहेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहीं रोड शो होता है, उसी तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का जो है रोड शो होगा। इसलिए जो है पूरी तरीके से वीआईपी मूवमेंट रहेगा, और जो है तमाम जगह जो है बैरिकेडिंग कर दिया जाएगा कि उनके सुरक्षा में किसी भी प्रकार का चूक न है। ट्रैफिक एसपी की तरफ से जो है रूट भी जारी कर दिया गया कि कल जो है शेखपुरा से लेकर और साथ ही साथ जो बेली रोड के इलाका और बिरचंद पटेल पथ पर जो है कोई आम जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां नहीं चलेगी। और नितिन नवीन का भव्य रोड शो भी कल होगा, और उसके साथ साथ लोगों से अभिवादन भी करेंगे। और ऐसे में लेकर कह सकते हैं कि जो बांकीपुर के तमाम जनता को भी अभिवादन करेंगे। पहली बार पहुंच रहे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद, और उसके बाद सीधे वो मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में जाएंगे और वहाँ पर जो है लोगों को संबोधन करेंगे। साथ ही साथ रोड शो होगा, फिर अपने पिता का जो प्रतिमा है वहाँ पर जाकर माल्यार्पण भी करेंगे। तो ऐसे में कल का जो दिन है बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। पटना से कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर महिला डॉक्टर के हिजाब से जुड़े मामले को लेकर चर्चा में हैं। सीएम नीतीश कुमार पर एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने का आरोप लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल होने के बाद विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है और मुख्यमंत्री से माफी की भी मांग की है। इस बीच नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर निकल गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो वहां मौजूद मीडिया ने उनसे इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल पूछे। जानकारी की माने तो मीडिया ने पूछा कि महिला डॉक्टर का हिजाब क्यों खींचा गया और क्या वो इसके लिए माफी मांगेंगे, मगर मुख्यमंत्री ने इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी, हाथ जोड़कर बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी में बैठ गए। एयरपोर्ट पर उनका ये रवैया कैमरों में कैद हो गया, जिसके बाद ये वीडियो भी तेजी से वायरल होने लगा। लोगों के बीच ये चर्चा होने लगी कि आखिर मुख्यमंत्री इस संवेदनशील मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद भी हालात कुछ अलग नहीं रहे। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हिजाब मामले पर सवाल पूछा गया तब भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कैमरे के सामने पूरी तरह शांत नजर आए और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। से मुलाकात जी क्या बोलेंगे? क्या नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? माफी मांगेंगे सर, माफी मांगेंगे सर, जी माफी मांगेंगे। क्या क्यों ये नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? क्या माफी मांगना चाहेंगे?
तो जैसा आपने देखा, नीतीश कुमार से कई तरीके के सवाल किए गए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।